अब देखो, देश का सबसे अमीर लड़का शादी के लिए लड़की देखने जाता है तो उसे कुछ इस तरह की लड़की देखने को मिलती है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो पता है क्या है? ये लड़की ही उसे रिजेक्ट कर देती है। आज एक ऐसी ही प्यारी लव स्टोरी फिल्म की कहानी सुनाऊंगा कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यार वाली फीलिंग आने लगेगी। और अगर अपनी वाली की याद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। अब देखो, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक अमीर बिजनेसमैन कृष्णा की फैमिली दिखाई जाती है। घर पर उसकी शादी होने वाली है। सब लोग शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं। कृष्णा दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाता है। एक नहीं, दो नहीं, 8 लड़कियों से उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन तभी कृष्णा की आंख खुल जाती है। पता चलता है कि कृष्णा अपनी शादी का सपना देख रहा था। इसके बाद हम प्राण्या को देखते हैं, जो कि कृष्णा की रिश्तेदार है। वो कृष्णा के बेडरूम में उसके लिए कॉफी लेकर आती है। कृष्णा कमरे से बाहर आकर अपनी फैमिली से मिलते हैं और फिर वो सब कृष्णा की शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं। जहाँ पर इस लड़की को देखते ही कृष्णा शॉक्ड हो जाता है। वो शादी से इनकार करने वाला होता है। तभी लड़की कहती कि मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। अब दोनों छत पर चले जाते हैं तो लड़की कृष्णा को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो कृष्णा से शादी नहीं करना चाहती। वो कृष्णा को रिजेक्ट कर देती है। घर आकर कृष्णा अपने अंकल के साथ बैठकर ड्रिंक करता है। दरअसल पिछले कुछ महीने में घर वाले कृष्णा की शादी के लिए 80 से भी ज्यादा लड़कियां देख चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। और आज कृष्णा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस लड़की ने भी कृष्णा को रिजेक्ट कर दिया। कृष्णा नशे में होता है तो प्राण्या उसे अपने साथ लेकर उसके कमरे में जाती है। उसे बेड पर सुला देती है, फिर इधर उधर झांकती है। आसपास कोई नहीं था तो प्राण्या चुपके से कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और कृष्णा के साथ उसके ही बेड पर सो जाती है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पर हम प्राण्या को देखते हैं, जो कि एक अनाथ आश्रम में काम करती है। कृष्णा सुबह सुबह अपनी ऑफिस जा रहा होता है तो रोड पर प्रोटेस्ट कर रही प्राण्या को देखते ही उसे प्राण्या से प्यार हो जाता है। वो अपने मैनेजर और ड्राइवर को प्राण्या के बारे में बताता है तो दोनों प्राण्या के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। मैनेजर बताता है कि प्राण्या एक अनाथ आश्रम में काम करती है और आप इतने अमीर हैं कि अगर आप हाँ कहेंगे तो वो क्या, उसकी पूरी फैमिली आपकी शादी के लिए मान जाएगी। लेकिन कृष्णा का प्लान तो कुछ और ही होता है। वो सोचता है कि जैसे मैंने उसके बारे में कुछ जाने बिना ही उससे प्यार किया है, वैसे ही वो भी मुझसे प्यार करे, न कि मेरी अमीरी से। अगले दिन कृष्णा गरीब लड़का बनकर अनाथ आश्रम में ड्राइवर की नौकरी मांगने के लिए जाता है। प्राण्या उसे ड्राइवर की नौकरी दे देती है। उसे उसका काम समझा देती है कि तुम्हें बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने और पिक करने के लिए जाना है और खाली टाइम में तुम्हें नर्सरी के पौधे भी बेचने के लिए जाना होगा। वो कृष्णा को 10,000 की सैलरी देने के लिए कहती है और कृष्णा उसकी सारी शर्तें मान जाता है। अगले दिन कृष्णा घर पर होता है, तभी उसे प्राण्या का कॉल आता है। जल्दी जल्दी में कृष्णा अपने महंगे कपड़े पहनकर अपनी महंगी वाली गाड़ी लेकर आश्रम पहुंच जाता है। उसे देखते ही प्राण्या शॉक्ड हो जाती है। कृष्णा भी अपना हुलिया देखता है, तब उसे भी एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन वो हालात को संभालता है। प्राण्या से कहता है कि मैं दुबई के एक शेख के लिए भी गाड़ी चलाता हूँ और उनकी गाड़ी चलाने के लिए मुझे इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं और अभी अभी मैं उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ कर आ रहा हूँ। प्राण्या उसकी बात से कन्विंस हो जाती है और फिर दोनों साथ में अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। अगले कई दिनों तक कृष्णा इसी तरह से प्राण्या को इम्प्रेस करने के लिए अनाथ आश्रम में काम करते हैं और एक दिन काम करते करते कृष्णा थक जाता है तो पास में ही एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी प्राण्या उसे डांटने लगती है। उसे कहती है कि इस बेंच पर मेरे अलावा कोई और नहीं बैठ सकता। कृष्णा को समझ में ही नहीं आता कि आखिर इस बेंच में ऐसा है क्या। तब आश्रम का एक बूढ़ा आदमी कृष्णा को बताता है कि प्राण्या उन्हें इसी बेंच पर मिली थी। कोई उसे उसी बेंच पर छोड़ गया था। बड़ी होने के बाद प्राण्या ने बेंच के पीछे एक पौधा लगाया था। बेंच से उसकी कई सारी अच्छी यादें जुड़ी है। जब भी वो उदास होती है या खुश होती है, उसी बेंच पर जाकर बैठती है। उसके बारे में सुनने के बाद कृष्णा भी इमोशनल हो जाता है। दूसरी तरफ एक अमीर बिजनेसमैन गुरुदत्त कृष्णा के घर आता है। वो कृष्णा की मम्मी पापा को अपनी बेटी जानवी का फोटो दिखाता है। कृष्णा और जानवी की शादी के लिए बात करते हैं और कृष्णा के मम्मी पापा उससे पूछे बिना ही इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इधर एक जमींदार आश्रम में आता है। कई साल पहले जमींदार के दादाजी ने वो जमीन आश्रम को दान कर दी थी, लेकिन जमीन के पेपर्स आज भी जमींदार के नाम पर थे। तो जमींदार उन्हें आश्रम खाली करने के लिए कहते हैं और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद कृष्णा वहाँ आता है तो सब लोग उदास होते हैं। दादाजी कृष्णा को सारी बात बता देते हैं
जिसके बाद कृष्णा उस जमींदार के पास जाता है। कुछ साल पहले कृष्णा ने भी उस जमींदार से 10 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिसके बगल में एयरपोर्ट बन गया है। तो अब उस जमीन की कीमत करोड़ों में है। जमींदार कहते हैं कि अगर आप मुझे वो 10 एकड़ जमीन वापस कर दो तो मैं आश्रम की 2 एकड़ जमीन छोड़ दूंगा। कृष्णा इस डील के लिए मान जाता है। कृष्णा के कहने पर जमींदार एक बार फिर से आश्रम में जाता है, प्राण्या को आश्रम की जमीन के पेपर्स दे देता है और प्राण्या को कृष्णा की सच्चाई भी बता देता है। वो कहता है कि जिसे तुमने ड्राइवर बनाकर 10,000 की सैलरी पर अपने आश्रम में काम पर रखा है, उसके लिए खुद 100 से भी ज्यादा ड्राइवर काम करते हैं। वो कृष्णा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है, बहुत अमीर है। कृष्णा की सच्चाई जानकर प्राण्या शॉक्ड हो जाती है। लेकिन इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्राण्या कृष्णा के साथ उसके बेड पर होती है। अगली सुबह कृष्णा की आंख खुलती है, तब वो प्राण्या के पास जाता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि फिलहाल प्राण्या कृष्णा को सर कहकर बुलाती है और उसने कृष्णा को बताया था कि वो बेंगलोर में जॉब ढूंढने आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कृष्णा और प्राण्या के बीच में ये सब क्या हो रहा है, वो कृष्णा को सर कहकर क्यों बुला रही है। तो अभी वीडियो में बने रहो, आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। खैर, इसके बाद कृष्णा अपने ऑफिस में जाता है, तब जानवी उससे मिलने के लिए आती है। जानवी को देखते ही कृष्णा को उससे प्यार हो जाता है। वो जानवी के साथ शादी के सपने देखने लगता है। दोनों कॉफी शॉप में बैठकर बात करते हैं। जानवी अपनी कंपनी को उसकी कंपनी के साथ मर्ज करने का ऑफर देती है। कृष्णा घर आता है, तब वो प्राण्या से जानवी के बारे में बात करता है कि मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो अपने घर वालों को जानवी के घर पर शादी की बात करने के लिए भेजना चाहता था, लेकिन प्राण्या कहती है कि उस काली लड़की का भी एक बॉयफ्रेंड था और जानवी तो खूबसूरत है, अगर उसका भी बॉयफ्रेंड हुआ तो क्या होगा, पहले उसके बारे में पता तो कर लो। कृष्णा को भी उसका आइडिया अच्छा लगता है और अगले ही दिन से वो जानवी से मिलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों मैसेज में बात करना शुरू कर देते हैं, फिर दोनों एक साथ घूमने के लिए भी जाते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से फ्लैशबैक में हम प्राण्या को देखते हैं। जमींदार ने उसे बता दिया था कि कृष्णा बहुत अमीर है, तुम्हारे आश्रम में गरीब ड्राइवर होने का नाटक कर रहा है। तब प्राण्या गुस्से में कृष्णा के पास जाती है, उससे पूछती है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारा पैसा देखकर तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊंगी। कृष्णा कहता है कि मैं अमीर हूँ, ये छुपाने के अलावा मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन प्राण्या उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और कृष्णा को आश्रम से भगा देती है। कृष्णा घर आता है तो जानवी के मम्मी पापा भी उसके घर पर होते हैं। जानवी और उसकी सगाई के लिए बात चल रही होती है, लेकिन कृष्णा सगाई से इनकार कर देता है। अपने मम्मी पापा को बता देते हैं कि वो प्राण्या से प्यार करते हैं, जो कि एक आश्रम में काम करती है। कृष्णा की खुशी के लिए उसके मम्मी पापा भी मान जाते हैं और जानवी के पापा से माफी मांगते हैं और इस सगाई को तोड़ देते हैं। इधर आश्रम में प्राण्या उदास बैठी होती है, कृष्णा की यादों में खोई होती है। तब दादाजी भी उसे समझाते हैं कि पैसे वाला होकर भी उसने गरीब होने का नाटक किया, ये कोई गलत बात नहीं है। तुम्हें पाने के लिए उसने इस आश्रम में कितनी मेहनत की है, तुमने वो नहीं देखा। प्राण्या को याद आता है कि किस तरह से कृष्णा ने उसके लिए जमीन पर बैठकर भी खाना खाया था। वो कृष्णा के हर एक काम को याद कर रही होती है और आखिरकार उसे भी कृष्णा का प्यार समझ में आ जाता है, उसे भी कृष्णा से प्यार हो जाता है। तभी कृष्णा भी अपनी पूरी फैमिली के साथ आश्रम में पहुंच जाता है। उसे देखते ही प्राण्या उसे गले लगा लेती है, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका था। तो अब घर वालों के आशीर्वाद से दोनों आश्रम में ही शादी भी कर लेते हैं। प्राण्या घर आ जाती है, फर्स्ट नाइट भी हो जाती है, ये दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होती है जानवी। वो कृष्णा से एक तरफा प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अब कृष्णा ने प्राण्या से शादी कर ली थी। तो अब जानवी काफी गुस्से में होती है और एक दिन प्राण्या और कृष्णा कहीं जा रहे होते हैं, तब जानवी के भेजे हुए गुंडे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक आदमी पीछे से प्राण्या के सर पर मार देता है। प्राण्या सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। कृष्णा उसे उठाने के लिए जाता है तो ये सफेद आंख वाला आदमी कृष्णा को चाकू मार देता है, फिर उसके सर पर भी मारता है और कृष्णा सड़क पर बेहोश होकर गिर जाता है। हॉस्पिटल में एक हफ्ते बाद प्राण्या को होश आता है, तब वो सबसे पहले कृष्णा के बारे में पूछती है। कृष्णा उसके बगल वाले बेड पर ही बेहोश पड़ा हुआ था। अगले 2 महीने तक हॉस्पिटल में प्राण्या उसका ख्याल रखती है और आखिरकार कृष्णा को भी होश आ जाता है। लेकिन जैसे ही प्राण्या उसके पास जाती है, कृष्णा उसे पहचानने से इनकार कर देता है। उसे याद ही नहीं था कि प्राण्या उसकी वाइफ है। प्राण्या को कृष्णा के घर
वालों को किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कृष्णा को हुआ क्या है। तब डॉक्टर कृष्णा का चेकअप करती है, उसे कुछ पुरानी फोटोज दिखाती हैं और पूरा केस स्टडी करने के बाद वो कृष्णा के घर वालों को बताती हैं कि पिछले 6 महीने में कृष्णा के साथ जो भी हुआ है वो सब कुछ भूल चुका है। उसे याद भी नहीं है कि उसकी शादी हुई थी। प्राण्या उसकी वाइफ है। प्राण्या कहती है कि अगर मैं उसे बताऊं कि मैं उसकी वाइफ हूं, उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करूं, तो तब डॉक्टर कहती है कि जबरदस्ती करने से वो तुम्हारे साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएगा और उसकी सारी यादें भी जा सकती हैं। पिछले 6 महीने की याददाश्त मिटने के अलावा कृष्णा को और कोई बीमारी नहीं थी, तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देती है। कृष्णा घर आता है तो घर वाले उसे बताते हैं कि प्राण्या उनकी दूर की रिश्तेदार है और यहाँ नौकरी ढूंढने के लिए आई है, और यही कारण था कि प्राण्या उसे सर कहकर बुला रही थी। और फिलहाल वो कृष्णा के आसपास रहते हुए कृष्णा को फिर से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। घर वालों को तो सब कुछ याद था, इसलिए वो प्राण्या को सपोर्ट भी कर रहे थे। कृष्णा शादी के लिए लड़की देखना चाहता था, तो घर वाले जानबूझकर उसे ऐसी वैसी लड़की से मिलवा रहे थे ताकि कृष्णा को कोई लड़की पसंद ना आए और वो फिर से ही प्राण्या से प्यार करने लगे। लेकिन इधर जानवी को पता चल जाता है कि कृष्णा अपनी पिछले 6 महीने की यादों को भुला चुका है। उसे याद भी नहीं है कि उसने जानवी से सगाई के लिए इनकार कर दिया था। तो जानवी को एक और मौका दिखाई देता है और इसी वजह से वो कृष्णा से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती थी। कृष्णा भी जानवी को पसंद करने लगा था। वो जानवी को इम्प्रेस करने के लिए प्राण्या से ही आइडिया लेता था। और फिर एक दिन कृष्णा प्राण्या को एक रिंग दिखाता है, उसे बताता है कि आज वो जानवी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। और ये सुनकर प्राण्या उदास हो जाती है, चुपचाप नीचे आती है, अपना बैग पैक करती है। कृष्णा की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, तो प्राण्या कहती है कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। तभी कृष्णा भी वहाँ आ जाता है। प्राण्या बताती है कि उसे एक आश्रम में नौकरी मिल गई है और वो जा रही है। कृष्णा भी जानवी को प्रपोज करने के लिए जा रहा था, तो प्राण्या से कहते हैं कि मैं तुम्हें आश्रम तक ड्रॉप कर देता हूँ। वो कृष्णा के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। कृष्णा पूरे रास्ते उसके सामने जानवी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है और ये सब देखकर प्राण्या रोना चाहती है, लेकिन फिर भी वो अपने भावनाओं को अपने अंदर ही दबा कर रखती है। इसके बाद कृष्णा उसे आश्रम में ड्रॉप कर देता है। फिर वो जानवी को प्रपोज करने के लिए चला जाता है। वो जानवी को प्रपोज करने वाला होता है, लेकिन आखिरी मोमेंट पर उसे रियलाइज होता है कि प्राण्या के साथ बात करते हुए वो जिस तरह से कंफर्टेबल फील करता है वैसा जानवी के साथ नहीं है। उसे रियलाइज होता है कि वो जानवी से प्यार नहीं करता, बस उससे अट्रैक्ट हुआ है। वो तो असल में प्राण्या से प्यार करता है। और इस बात का एहसास होते ही कृष्णा जानवी को छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर कृष्णा अपने मैनेजर और ड्राइवर को सब कुछ बताता है। कहते हैं कि प्राण्या के साथ बात करते हुए एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। वो एक बार फिर से इन दोनों के साथ मिलकर प्राण्या को गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान करने लगता है। इधर मैनेजर और ड्राइवर दोनों यही सोचकर हंस रहे होते हैं कि कृष्णा अपनी ही वाइफ को पटाने का प्लान कर रहा है। खैर कृष्णा तैयार होकर आश्रम जाता है। उसे देखते ही प्राण्या भी शॉक्ड हो जाती है। कृष्णा बहाना बनाता है कि मैं ऑफिस जा रहा था तो सोचा कि आश्रम में तुमसे मिलकर जाऊं। जाने से पहले वो कहता है कि अब से रोज मैं तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने के लिए यहाँ आता रहूंगा। प्राण्या को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो मैनेजर चुपके से उसे बता देता है कि बॉस जानवी को प्रपोज नहीं कर पाए क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं और फिलहाल तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहे हैं। प्राण्या भी ये सुनकर खुश हो जाती है कि चलो अब उसका प्यार तो उसे वापस मिल सकता है। अगले दिन जमींदार कृष्णा से मिलने के लिए उसकी ऑफिस आता है। दरअसल जमींदार ने आश्रम की 2 एकड़ जमीन आश्रम के नाम कर दी थी, लेकिन कृष्णा उस डील के बारे में भूल गया था कि बदले में उसे 10 एकड़ जमीन भी देनी थी। उसने अभी तक जमींदार को वो जमीन नहीं दी थी, जैसा कि उनके बीच में डील हुई थी। जमींदार उससे अपनी जमीन मांगता है तो कृष्णा को कुछ याद भी नहीं था और वो जमींदार को अपनी ऑफिस से भगा देता है। और अगले कई दिनों तक वो प्राण्या को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। प्राण्या भी इस फीलिंग को एंजॉय करती है और कुछ दिनों तक ऐसा दिखाती है कि जैसा उनके बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ नया नया है। और आखिरकार एक दिन कृष्णा प्राण्या को प्रपोज कर देता है। प्राण्या भी मान जाती है और अगले दिन वो कृष्णा के घर वालों से मिलने के लिए जाती है, उन्हें भी सब कुछ बताती है, तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं। तभी प्राण्या को उल्टी होने लगती है और घर वालों को पता चलता है कि प्राण्या असल में प्रेग्नेंट है, मतलब कि शादी के बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन फिर वो जानवी के भेजे हुए गुंडों ने उन्हें मारा और
और फिर 2 महीने तक कृष्णा हॉस्पिटल में था। शादी को 3 महीने बीत चुके थे, मतलब कि प्राण्या 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तभी कृष्णा भी वहां आ जाता है और सबके सामने दिखावा करता है कि जैसे उसके और प्राण्या के बीच में कुछ है ही नहीं, और अपने कमरे में चला जाता है। पीछे पीछे प्राण्या भी उसके कमरे में जाती है। तब वो प्राण्या से कहते हैं कि अभी सही वक्त नहीं है, सही वक्त आने पर मैं अपने घर वालों को हमारे बारे में बता दूंगा और उन्हें शादी के लिए भी मना लूंगा। इधर कृष्णा सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन घर वालों के पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि प्राण्या प्रेग्नेंट थी और कुछ दिनों में उसका पेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो घर वाले जल्दी जल्दी शादी करवाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। कृष्णा के पापा उसके पास जाते हैं और जानबूझकर उसे भड़काते हैं। वो कृष्णा से कहते हैं कि अगले हफ्ते जानवी के साथ हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं, तो तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। अब कृष्णा को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, और फिर से वो मैनेजर और ड्राइवर के पास जाते हैं, उन्हें कुछ प्लान बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन कृष्णा को नहीं पता था कि ये दोनों भी घर वालों के असली प्लान में शामिल हैं। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि कल 9:05 पर शादी करने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 72 सालों के बाद ऐसा मुहूर्त आया है। बहुत सारे लोग इस मुहूर्त में शादी करने वाले हैं। कृष्णा प्राण्या के साथ मिलकर घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन घर वालों को तो सारा प्लान पहले से ही पता था। खैर, अगली सुबह वो प्राण्या को लेकर उसी मंदिर में जाने लगते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग आज शादी करने वाले थे। लेकिन तभी जमींदार उसका रास्ता रोक लेता है, कहता है कि जमीन के पेपर्स पर साइन नहीं करोगे तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कृष्णा को तो कुछ याद भी नहीं था, लेकिन प्राण्या सब कुछ जानती थी। वो बहाने से कृष्णा से कहती है कि मुहूर्त निकला जा रहा है, आप साइन कर दीजिए। प्राण्या की बात मानकर कृष्णा पेपर्स पर साइन कर देता है और जमींदार वहां से चला जाता है। दोनों शादी के मंडप में बैठे होते हैं। तभी कृष्णा की पूरी फैमिली वहां पहुंच जाती है। कृष्णा उन्हें समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन कृष्णा की माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हम सब की खुशी है। मतलब कि कृष्णा के सामने वो सब शादी के लिए मान जाते हैं। तभी जानवी वहां पहुंच जाती है। वो कहती है कि प्राण्या प्रेग्नेंट है और तुम उससे शादी करने वाले हो। कृष्णा सोच में पड़ जाता है। दरअसल मैनेजर ने पहले ही उसे बता दिया था कि जानवी शादी को तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो प्राण्या पर प्रेग्नेंट होने का इल्जाम भी लगा सकती है, तो तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना। कृष्णा उसकी बात को इग्नोर कर देता है, प्राण्या को मंगलसूत्र पहना देता है और इस तरह से उनकी शादी हो जाती है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म देखने के बाद आपको अपनी वाली की याद आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।